स्वागत है। आज हम क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों के पीछे के उस खास तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक विश्लेषण है जो उनकी एक अनोखी तकनीक पर रोशनी डालता है जिसे कहा गया है प्लॉट मैप। हाँ बिल्कुल, और ये प्लॉट मैप का आइडिया बहुत दिलचस्प है। ये विश्लेषण कहता है कि नोलन कहानी कहने के जो आम तरीके हैं जी, जैसे वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर या हीरो की यात्रा वाला पैटर्न, जी जी, उनका इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर उनकी फिल्में इतनी असरदार कैसे होती हैं? हमारा मकसद है नोलन की इस खास विधि को समझना। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी लिखने का तरीका नहीं है, ये तो जैसे विचारों, भावनाओं और खासकर समय को पर्दे पर उतारने का एक जटिल नक्शा है, एक आर्किटेक्चर जैसा। आर्किटेक्चर? हाँ। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताता है उनकी कहानी बाहर से नहीं शुरू होती, बल्कि किरदार के अंदरूनी संघर्ष से या किसी बड़े आइडिया से। तो ये प्लॉट मैप सुनने में तो बहुत आकर्षक है, पर असल में इसका मतलब क्या है? ये एक आम स्क्रिप्ट से कैसे अलग है? अच्छा सवाल। देखिए, ये प्लॉट मैप सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ। सोचिए, ये एक ब्लूप्रिंट है जो किरदार के दिमाग, उसकी भावनाओं, उसकी यादों और यहाँ तक के समय को लेकर उसकी जो धारणा है उसको दिखाता है। अच्छा। और ये अक्सर सीधी रेखा में नहीं चलता, इसमें संरचना ही कहानी का हिस्सा बन जाती है, विषय को उभारती है। समझी। तो कहानी का स्ट्रक्चर ही किरदार के दिमागी या भावनात्मक हालत को दिखा रहा है। जैसे इंसेप्शन में था, वहाँ तो सपनों की कई परतें थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इंसेप्शन इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो जो सपनों की परतें हैं ना, हाँ, वो सिर्फ कहानी को पेचीदा बनाने के लिए नहीं है, वो नायक कॉप के अपराध बोध, उसकी यादों और उसके मनोवैज्ञानिक जाल की परतें हैं। अरे वाह! हर परत का अपना नक्शा है, अपने दांव हैं, अपने नतीजे हैं। ये सब मिलकर भावनात्मक और बौद्धिक रूप से एक साथ असर करते हैं। कमाल है। और कमाल की बात ये है, जैसा स्रोत बताता है, कि 2.5 घंटे की इस फिल्म का पूरा खाका नोलन ने इसी मॉडल से सिर्फ एक पेज पर उतार दिया था। एक पेज में? ये तो वाकई कमाल है। और दूसरी फिल्मों में ये कैसे दिखता है? कुछ और उदाहरण? हाँ बिल्कुल, उनकी कई फिल्मों में, जैसे द प्रेस्टीज को लें। हाँ, द प्रेस्टीज। वहाँ कहानी का ढांचा ही एक जादू के करतब जैसा है। द प्ले, द टर्न, द प्रेस्टीज। कहानी और उसका रूप वो एक दूसरे की नकल करते हैं। अच्छा। या फिर डंकर्क, वहाँ किरदारों की बैक स्टोरी लगभग है ही नहीं। सही कहा, ज्यादा कुछ नहीं पता चलता उनके बारे में। हाँ, उसके बजाय समय को ही मुख्य किरदार बना दिया गया। 3 अलग अलग टाइम लाइन, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 घंटा एक साथ चलती हैं और आखिर में मिलती हैं। हाँ, वो मैंने नोटिस किया था। बहुत तनाव बनता है उससे। बिल्कुल। इसे विश्लेषण में टेम्पोरल प्लॉट मैप कहा गया है। यहाँ तनाव कहानी से उतना नहीं आता जितना समय के सिकुड़ने और बचने की जद्दोजहद से पैदा होता है। और मेमेंटो भी तो है, जिसमें कहानी पीछे की ओर चलती है। हाँ, मेमेंटो तो क्लासिक है इस मामले में। वो पीछे चलती कहानी दर्शकों को नायक की याददाश्त खोने की हालत का सीधा अनुभव कराती है। संरचना यहाँ सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि वो सहानुभूति जगाने का जरिया बनती है। आप महसूस करते हैं वो उलझन। ये दिलचस्प है कि विश्लेषण कहता है कि अक्सर उनकी कहानियां बड़े दार्शनिक सवालों से शुरू होती हैं, जैसे समय क्या है या याद रखने का मतलब क्या है। सही कहा, बिल्कुल। यहीं से ये प्लॉट मैप्स शक्ल लेते हैं। ये सवाल इंटरस्टेलर में वो अलग अलग आयामों में महसूस होता पिता का दर्द, हाँ, या ओपेनहाइमर में अपराध बोध और महत्वाकांक्षा का वो नैतिक संघर्ष, उसको आकार देते हैं। हर बड़ा वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट किसी गहरी मानवीय भावना या जरूरत से जुड़ा होता है उनके यहाँ। और इसका असर दर्शकों पर भी गहरा होता है ना? विश्लेषण में न्यूरोसाइंस का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। स्रोत बताता है कि न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने भी पाया है कि उनकी फिल्में दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो समय की धारणा और नैतिक दुविधाओं से जुड़े हैं। अच्छा। जो कि एक्शन फिल्मों के लिए काफी अनोखी बात है, हाँ बिल्कुल। और ये समर्पण सिर्फ कहानी तक ही नहीं है, उनका आईमैक्स पर जोर देना। हाँ, वो तो है ही, बड़े पर्दे का अनुभव। एनालॉग फिल्म का इस्तेमाल करना, डिजिटल से बचना, यहाँ तक कि टेनेट के लिए असली बोइंग 747 क्रैश करना। हाँ, वो सीन तो अविश्वसनीय था। ये सब उनके सबसे मुश्किल, सबसे अमूर्त विचारों को भी एक यथार्थवादी, एक ठोस जमीन देता है। ये भी मेरे ख्याल से प्लॉट मैप का हिस्सा है। तर्क और भावना
संरचना और असलियत का मेल। विश्लेषण में इंसेप्शन के अंत के बारे में भी बात की गई है, वो घूमता हुआ लट्टू। हाँ, वो अंत तो बहुत चर्चा में रहा। सपना देख रहा है या हकीकत में है? नोलन कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता। बिल्कुल। उनके लिए जरूरी ये है कि कॉब अपने बच्चों के साथ है। जो भावनात्मक सच्चाई है वो ज्यादा जरूरी है। अंत में ये विश्लेषण नोलन को सिर्फ एक निर्देशक नहीं बल्कि एक तरह से चेतना का मानचित्रकार कहता है। चेतना का मानचित्रकार, वाह। हाँ, वो दर्शकों को सोचने और महसूस करने के लिए उकसाते हैं और दर्शक उन पर इतना भरोसा करते हैं कि जैसा स्रोत कहता है बिना प्लॉट जाने उनकी फिल्म का टिकट खरीद लेते हैं। ये तो आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज की स्ट्रीमिंग और इतने सारे विकल्पों वाली दुनिया में ये किसी कहानीकार के लिए शायद सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे नोलन ने सिर्फ अपनी फिल्में ही नहीं बल्कि अपने करियर को भी इसी तरह की सटीकता से मैप किया है। मतलब अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना, डिजिटल से दूरी। हाँ, एक तरह की कंसिस्टेंसी है उनके काम में, उनके करियर में। तो यहाँ से एक सवाल उठता है, अगर कहानियों को इस तरह रचा जा सकता है जिसमें संरचना, भावना और दर्शन इतने गहरे गुंथे हों, तो क्या हम अपनी जिंदगी के नक्शे भी इसी तरह बना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अपनी जिंदगी का प्लॉट मैप दिलचस्प ख्याल है।